Hello all and welcome to Study Adda. So now we are going to talk about the question paper of CLAT 2012. किस बारे में बात करने वाले हैं हम बात करने वाले हैं CLAT 2012 के क्वेश्चन पेपर के बारे में। ठीक है, तो अभी तक हमने CLAT 2017, 16, 15, 14, 13 हर तरीके के क्वेश्चन पेपर्स हमने देख लिए हैं। ठीक है, तो अब हम आ गए हैं CLAT 2012 पे। ठीक, CLAT 2012 का क्वेश्चन पेपर। ठीक है, तो बेसिक हमारा फंडा क्या रहेगा? बेसिक हमारा फंडा वो ही रहेगा जो सभी क्वेश्चन पेपर्स में मैंने आपको बताया है कि हमें क्या करना है, हमें अपने प्रिंसिपल से बिल्कुल स्टिक करके रहना है। क्या करके रहना है? स्टिक करके रहना है। ठीक है, वी हैव टू स्टिक टू आवर प्रिंसिपल। ठीक, और प्रिंसिपल से हमें स्टिक करके रहना है और क्या करना है हमें, उसके अलावा हमें अपने प्रिंसिपल को फैक्ट्स पे अप्लाई करना है। ठीक है, अप्लाई इट टू दी फैक्ट्स। ठीक है, फैक्ट पे हम इसे अप्लाई करेंगे और जो कंक्लूजन हमें मिलेगा, क्या मिलेगा? जो कंक्लूजन हमें मिलेगा वो क्या होगा? वो हमारा आंसर होगा। तो जो कंक्लूजन हमें मिलेगा वो हमारा आंसर होगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं किस तरीके के क्वेश्चंस हमें मिलने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 15 तक ये हमारे पास इंस्ट्रक्शंस हैं कि ईच ऑफ द नेक्स्ट 9 क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेटमेंट। किस 2 स्टेटमेंट कंसिस्ट करेंगे? वन लेबल्ड एज असर्शन एंड अदर्स एज रीजन। एक होगा असर्शन और दूसरा होगा रीजन। ठीक, और हमें क्या बताना होगा? हमें ये बताना होगा कि इन 2 स्टेटमेंट को हमने केयरफुली पढ़ना है और उसमें से उसका करेक्ट आंसर बताना है। ठीक, और आंसर्स हमें कैसे पूछे जाएंगे कि भाई असर्शन ट्रू है बट रीजन फॉल्स है, असर्शन ट्रू फॉल्स है पर रीजन ट्रू है। ठीक है, दोनों फॉल्स हैं, ठीक, दोनों ट्रू हैं पर जो रीजन है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, दोनों ट्रू हैं पर रीजन असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। इस तरीके के क्वेश्चंस हमसे पूछे जाएंगे, इस तरीके के कुछ ऑप्शंस हमारे पास होंगे और उसमें से हमें क्या देना होगा? हमें उसमें से आंसर्स देने होंगे। गेटिंग इट? चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 से चालू करते हैं। ठीक, और क्वेश्चन नंबर 1 से 15 तक देखते हैं कि ये क्या पूछ रहा है। चलिए, वेरी गुड। तो ध्यान से देखिएगा क्योंकि अभी तक ये जो इस तरीके के क्वेश्चंस जो हमने क्वेश्चन पेपर करे हैं, ठीक है, इससे पहले 14, 15, 16, 17 के 13 के, उसमें ये हमें क्वेश्चन पेपर्स में ये ऐसे क्वेश्चंस नहीं मिले हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन हमें पहली बार मिले हैं तो बहुत ध्यान से और बहुत केयरफुली हमें इन्हें समझना है। ठीक, चलिए, बहुत बढ़िया। ठीक, चलिए तो देखते हैं कि क्या हमसे पूछा जा रहा है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि असर्शन कह रहा है कि अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट नेसेसरी इलीगल। ठीक है, एक वॉइड कॉन्ट्रैक्ट जरूरी नहीं है कि वो इलीगल ही हो। सही बात है, हमने बहुत सी चीजें देखी कि एक वॉइड कॉन्ट्रैक्ट इलीगल नहीं होता। सपोज करिए अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ माइनर इज वॉइड एब इनिशियो। ठीक, कॉन्ट्रैक्ट विद माइनर इज वॉइड एब इनिशियो। ठीक है, ये चीज हम जानते हैं, लेकिन क्या वो कॉन्ट्रैक्ट इलीगल होता है? नहीं, वो कॉन्ट्रैक्ट इलीगल नहीं होता, वो वॉइड होता है। तो जरूरी नहीं है कि हर वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या हो, हर वॉइड कॉन्ट्रैक्ट इलीगल हो। ठीक है, रीजन बोल रहा है एवरी इलीगल कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड। ये बात भी सही है, ये चीज भी हम जानते हैं कि अगर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का सब्जेक्ट मैटर या फिर कंसिडरेशन क्या होगी, ठीक है, या तो सब्जेक्ट मैटर उसका, ठीक है, क्या सब्जेक्ट मैटर बेसिकली जिसे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। ठीक है, या तो उसका ऑब्जेक्ट या फिर उसकी कंसिडरेशन। ठीक है, या फिर उसकी कंसिडरेशन क्या है? अगर अनलॉफुल है, क्या है? अनलॉफुल है, तो वो क्या होगा? वो कॉन्ट्रैक्ट इलीगल होगा। ठीक है, तो जो कॉन्ट्रैक्ट इलीगल होगा वो क्या होगा? वो वॉइड होगा। ठीक है,
तो असर्शन बोल रहा है कि अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट नेसेसरी लीगल, और रीजन बोल रहा है कि एवरी इलीगल कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड। दोनों अपनी अपनी जगह सही है, असर्शन भी सही है, लीगल भी सही है, आई मीन रीजन भी सही है, ये दोनों चीजें हम जानते हैं। तो इससे ठीक है, इससे हम क्या कंक्लूड कर रहे हैं, इस चीज से, जो चीज हमने दोनों चीजें पढ़ी उससे हम क्या कंक्लूड कर रहे हैं कि क्योंकि हमारे दोनों ऑप्शन, दोनों जो स्टेटमेंट हैं वो सही हैं, तो हमारे ऑप्शन ए या ऑप्शन बी में से कोई एक आंसर होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें तो आर इज फॉल्स और ए इज फॉल्स बोला जा रहा है, और ये चीज तो हमें पता चल गई है कि दोनों ही आर और ए दोनों ही ट्रू हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए क्या बोल रहा है कि बोथ ए एंड आर इंडिविजुअली ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, और ऑप्शन बी बोल रहा है कि बोथ ए एंड आर आर इंडिविजुअली ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक, क्या बोल रहा है कि बोथ ए एंड आर इंडिविजुअली ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, और बी बोल रहा है कि बोथ ए एंड आर आर इंडिविजुअली ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, समझ रहे हैं इस बात को हम? चलिए, तो ऐसा ये क्यों कह रहा है देखते हैं। ठीक है, तो हमारा इसका आंसर क्या होगा कि देखिए दोनों ट्रू हैं, लेकिन क्या ये जो रीजन है वो असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है? नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि पहला बोल रहा है कि जरूरी नहीं है कि एक वॉइड कॉन्ट्रैक्ट इलीगल हो, और दूसरा बोल रहा है कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट इलीगल होता है वो वॉइड होता है। वहीं अगर ये लिखा होता कि अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ माइनर, ठीक है, अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ माइनर इज नॉट इलीगल बट वॉइड, तो वो स्टेटमेंट आपके असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है कि हाँ भाई ये कॉन्ट्रैक्ट क्या है, ये एक माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट है, ये इलीगल नहीं है बट क्या है, वॉइड है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि बोथ ए एंड आर आर इंडिविजुअली ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, गेटिंग इट? चलिए आगे बढ़ते हो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Law Day is celebrated in the Indian Constitution was adopted on 26th November 1949. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमारा कब अडॉप्ट किया गया था? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमारा 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया गया था। ठीक है, ये बोल रहा है आपका असर्शन। रीजन क्या बोल रहा है? लॉ डे इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया ऑन 26 नवंबर एवरी ईयर, और लॉ डे जो है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है इंडिया में? हर साल 26 नवंबर को। ठीक, ठीक है, तो यहां पे पहला आपके देखिए, पहला स्टेटमेंट जो है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कब अडॉप्ट किया, सही है। लॉ डे भी इंडिया में 26 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है, सही है। तो फिर से वही बात कि हमारे बोथ द स्टेटमेंट्स क्या है, बोथ द स्टेटमेंट्स आर व्हाट, आर करेक्ट। ठीक, बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट। ठीक, तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, तो आपका सी और डी फिर से एलिमिनेट हो जाता है। तो आपके पास फिर दो ऑप्शन बच रहे हैं कि बोथ ए एंड आर आर इंडिविजुअली ट्रू। इंडिविजुअली ये ट्रू है। ठीक है, ठीक, अब देखिए यहां पे द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949 एंड लॉ डे इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया ऑन 26 नवंबर एवरी ईयर। बिल्कुल, आर ए सही है और आर उसे एक्सप्लेन भी कर रहा है करेक्टली कि भाई इस दिन हमने हमारा संविधान अडॉप्ट किया था, इस दिन हमने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया था, और इसीलिए हम क्या करते हैं, इस दिन हर साल एज अ लॉ डे सेलिब्रेट करते हैं। ठीक, तो बोथ ए एंड आर आर इंडिविजुअली ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Assertion: The state shall not make any law which takes away or abridges the right conferred by Part 3 fundamental rights, ठीक है, and any law made in contravention of this clause shall to the extent of the contravention be void। तो भाई स्टेट ऐसा कोई भी लॉ नहीं बनाएगा जो क्या करता है, जो या तो किसी इंसान का फंडामेंटल राइट ले लेता है या फिर उसे इन्फ्रिंज करता है, ठीक है, वायलेट करता है, ठीक है, या और अगर ऐसा लॉ
कोई भी बनता है तो उस कॉन्ट्रावेंशन की एक्सटेंट तक वो लॉ वॉइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वॉइड हो जाएगा। ठीक। रीजन, द फंडामेंटल राइट्स आर द राइट रिजर्व्ड बाय द पीपल एंड फॉर दिस रीजन दे आर एटर्नल एंड सेक्रोसेंट। ठीक है, द फंडामेंटल राइट्स आर द राइट्स रिजर्व्ड बाय द पीपल एंड फॉर दिस रीजन दे आर एटर्नल एंड सेक्रोसेंट। ठीक है, तो असर्शन आपका सही है। ठीक, ये चीज हम जानते हैं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो पार्ट 3 में हमारे फंडामेंटल राइट्स देता है, और वो जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो क्या हैं? वो फंडामेंटल राइट्स हमारे लिए हैं और उनका कोई वायलेशन नहीं कर सकता है। और स्टेट अगर कोई भी ऐसा लॉ बनाएगा जो उन फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा होगा तो वो उस एक्सटेंट तक वो लॉ क्या हो जाएगा? वो वॉइड हो जाएगा। ठीक है, लेकिन द फंडामेंटल राइट्स आर रिजर्व्ड बाय पीपल, नो, दे आर रिजर्व्ड फॉर द पीपल। ठीक है, दे आर रिजर्व फॉर द पीपल। वो लोगों ने नहीं, संविधान ने, कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दे रखे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारे लिए रिजर्व कर रखे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन हमें प्रोवाइड करता है, ना कि हम खुद को करते हैं। ठीक, तो बोथ ए एंड आर आर इंडिविजुअली ट्रू। तो यहाँ पे ये बात हो गई कि हमारा जो असर्शन है वो क्या है? वो ट्रू है। ठीक है, और हमारा जो रीजन है वो क्या है? वो फॉल्स है। तो आपका आंसर सीधे सीधे निकल गया कि भाई ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 का जो आपका असर्शन है वो कह रहा है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कंटेन्ड इन पार्ट 4 शैल नॉट बी इन्फोर्सेबल बाय एनी कोर्ट। ठीक है, बट द प्रिंसिपल देयर इन लेट डाउन आर नेवरदलेस फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द स्टेट टू अप्लाई दिस प्रिंसिपल इन मेकिंग लॉज। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि भाई जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं जो पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हुए हैं, उन्हें आप किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में क्या नहीं कर सकते? चैलेंज नहीं कर सकते। कहां पे? कोर्ट ऑफ लॉ में। ठीक, आप फंडामेंटल राइट्स को किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज नहीं कर सकते, वो एनफोर्सिएबल नहीं है। जैसे कि नॉट फंडामेंटल राइट बल्कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को आप क्या नहीं कर सकते? आप चैलेंज नहीं कर सकते, जैसे कि आप फंडामेंटल राइट को चैलेंज करते हैं। ठीक है, उनके फंडामेंटल राइट के वायलेशन को चैलेंज करते हैं। जैसे फंडामेंटल राइट आपका इन्फोर्सिबल होता है, वैसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या होता है? एनफोर्सिबल नहीं होता है। ठीक, लेकिन ये जो प्रिंसिपल वहां पे लेट डाउन किए गए, ये जो प्रिंसिपल वहां पे दिए गए हैं, ये ठीक है, जब स्टेट लॉ बनाती है तो उनकी जो गवर्नेंस होती है उसके फंडामेंटल का एक बेसिक प्रिंसिपल होता है, और जब स्टेट लॉ बनाती है तो उन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का बिल्कुल ध्यान रखती है। ठीक है, उनकी गवर्नेंस के लिए, उनकी लॉ मेकिंग प्रोसीजर के लिए एक अहम रोल निभाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक, चलिए रीजन, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड फंडामेंटल राइट्स आर बोथ कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर बट इन केस ऑफ एनी कंट्रोवर्सी फंडामेंटल राइट्स विल प्रिवेल। बिल्कुल, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी और जो फंडामेंटल राइट है ना, दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, लेकिन जब भी दोनों में कोई लड़ाई होगी, कोई झगड़ा होगा, कोई कंट्रोवर्सी होगी, तो कौन प्रिवेल करेगा? फंडामेंटल राइट्स प्रिवेल करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि वो एनफोर्सिएबल होते हैं कोर्ट ऑफ लॉ में, और डीपीएसपीज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज क्या होते हैं? नहीं होते हैं। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं वो किसके ऊपर रहते हैं? हमेशा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के ऊपर रहते हैं। ठीक, तो असर्शन आपका क्या बोल रहा है कि भाई डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इन्फोर्सिएबल नहीं है लॉ में। ठीक है, हाउएवर वो जो स्टेट की गवर्नेंस है, उनकी जो लॉ मेकिंग प्रोसीजर है, उसके एक इंपॉर्टेंट फंडामेंटल है, लेकिन ठीक है वो इन्फोर्सिएबल नहीं है। वहीं ये दोनों चीजें एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री हैं, लेकिन जब इन दोनों में कोई भी विवाद होगा, कोई भी कंट्रोवर्सी होगी, तो फंडामेंटल राइट प्रिवेल करेंगे। तो आपका असर्शन भी सही है और आपका रीजन भी सही है, लेकिन इन दोनों में क्या होगा? इन दोनों में इसका, आपके असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्या रीजन दे रहा है? बिल्कुल दे रहा है। किससे दे रहा है? क्योंकि यहाँ पे बात ही की गई है, बात की गई है
कि ये जो है ये इन्फोर्सेबल नहीं है किसी भी कोर्ट में। और यहाँ पे भी वो यही कह रहा है कि भाई ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, लेकिन अगर कभी भी कंट्रोवर्सीज होगी तो फंडामेंटल राइट प्रिवेल करेंगे। और उसका एक सिंपल सा रीजन है कि फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं वो इन्फोर्सेबल होते हैं और आपका जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज है वो क्या है, वो आपकी इन्फोर्सेबल नहीं होती है। गेटिंग इट? तो देखिए ये आपका जो रीजन है ये असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा कि बोथ ए एंड बी आर इंडिविजुअली ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि ऑल माइनॉरिटीज वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन ऑफ लैंग्वेज, ठीक है, all minorities whether based on religion or language shall have the right to establish and administer educational institute। कोई भी माइनॉरिटी हो, ठीक है, कोई भी माइनॉरिटी हो, चाहे वो रिलीजन के बेस्ड पे हो चाहे वो आपकी लैंग्वेज के बेस्ड पे हो, उनके पास राइट है कि वो अपने माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन, माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट क्या कर सकती हैं, एडमिनिस्टर कर सकती हैं, ठीक है, और एस्टेब्लिश कर सकती हैं। बिल्कुल सही बात है, ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा हुआ है। तो इतना तो हमें पता चल गया कि ये जो हमारा असर्शन है ये क्या है, ये ट्रू है। ठीक, रीजन, इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश्ड बाय द माइनॉरिटीज आर नॉट एंटाइटल्ड टू गवर्नमेंट एड एंड नॉट ठीक है, एंड गवर्नमेंट इज नॉट अंडर ऑब्लिगेशन टू दी गिवन एड। ठीक है, ठीक है, तो ये कह रहा है कि भैया इंस्टीट्यूशन जो कि माइनॉरिटीज के अंदर एस्टेब्लिश किए जाएंगे वो क्या होंगे, वो गवर्नमेंट एड के लिए क्या नहीं होंगे, एलिजिबल नहीं होंगे, एंटाइटल नहीं होंगे, एंड नो गवर्नमेंट इज नॉट अंडर, ठीक है, एन ऑब्लिगेशन टू दी गिवन एड। और जो आपकी गवर्नमेंट है वो भी किसी ऑब्लिगेशन के अंदर नहीं है कि वो उन्हें एड प्रोवाइड करे। ठीक, चलिए, तो यहाँ पे भी ये चीज भी आपकी ट्रू है, ये भी आपके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है। ठीक है, तो ये दोनों चीजें आपकी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई हैं। तो ये बात फिर से हमें समझ में आ गई कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू। तो जब बोथ ए एंड आर आर ट्रू तो सी और डी आपका फिर से एलिमिनेट हो जाएगा। तो ए और आर ट्रू है और ये जो है ना आपका रीजन, ये उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। कैसे कि वो बात कर रहा है माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन की और रीजन बता रहा है कि जी हाँ बिल्कुल माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन होते हैं और उन्हें गवर्नमेंट से कोई एड नहीं मिलता है और गवर्नमेंट भी किसी ऑब्लिगेशन के अंदर नहीं रहती कि उन्हें एड प्रोवाइड करे। ठीक, तो ये उसको एक्सप्लेन करेक्टली कर रहा है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए इसका आंसर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6, The right to move to the Supreme Court under Article 32 of the Constitution by appropriate proceeding for the enforcement of the fundamental right। ठीक है, ये कह रहा है भैया कि आपके पास क्या है, आपके पास राइट है सुप्रीम कोर्ट में जाने का अंडर आर्टिकल 32 अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का क्या होता है, अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का इन्फ्रिंजमेंट होता है तो आपके पास पूरा राइट है कि आप कहां जा सकते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। आर्टिकल 32 हमने पढ़ा हुआ है, उसमें 5 तरीके की रिट्स दी हुई हैं, मैंडेमस, सर्शियरी, को वारंटो, हेबियस कॉर्पस और मैंडेमस, सर्शियरी, को वारंटो, हेबियस कॉर्पस और लास्ट वन इज, जल्दी से बताइए कौन सी होती है लास्ट? पहली होती है मैंडेमस, दूसरी होती है सर्शियरी, दूसरी होती है को वारंटो, चौथी होती है मैंडेमस, सर्शियरी, को वारंटो और जल्दी से बोलिए। तो आपकी 5 रिट्स होती हैं, मैंडेमस, सर्शियरी, को वारंटो, ठीक है, और हेबियस कॉर्पस और प्रोहिबिशन। ठीक, तो ये 4 होती हैं आपकी मैंडेमस, सर्शियरी, प्रोहिबिशन, हेबियस कॉर्पस और को वारंटो। ठीक है, ठीक, ठीक है। तो देखिए इसको अगर आपको याद करना तो आप इसको कैसे याद करेंगे, आप इसको कुछ इस तरीके से याद करेंगे। देखिए मैं बताता हूं आपको। मैंडेमस, प्रोहिबिशन, हेबियस कॉर्पस, सर्शियरी, ठीक है, नहीं, को वारंटो और सर्शियरी। ठीक,
मध्य प्रदेश हेडक्वार्टर्स ऑफ क्लैट। मध्य प्रदेश हेडक्वार्टर्स ऑफ क्लैट, ये आपका इसका एक एक्रोनिम टाइप का बन गया है। और मध्य प्रदेश हेडक्वार्टर ऑफ क्लैट आपको याद रखना है, और जैसे ही आप लिखेंगे मध्य प्रदेश हेडक्वार्टर ऑफ क्लैट तो आपको पांचों रेट याद आएंगे कि हाँ भाई मैंडेमस, प्रोहिबिशन, हेबियस कॉर्पस, को वारंट और सर्चुररी, ये आपकी 5 रेट्स हो गई। ठीक है, तो ये आपके आर्टिकल 32 में दिए। तो ठीक है, आपका असर्शन ट्रू है, हम समझ गए। रीजन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज बीन अपॉइंटेड एज द गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है उसे क्या अपॉइंट किया गया है, उसे एज द गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अपॉइंट किया गया है। क्या अपॉइंट किया गया है उसे गार्जियन अपॉइंट किया गया है। किस चीज का? कॉन्स्टिट्यूशन का गार्जियन उसे अपॉइंट किया गया है। तो देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन का वो गार्जियन है, तभी आपके पास राइट है कि आप अंडर आर्टिकल 32 फॉर द वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट कहां मूव कर सकते हैं? आप सीधे सीधे मूव कर सकते हैं किसके पास? सुप्रीम कोर्ट के पास। ठीक है, तो फिर वही बात, ये दोनों आपके ट्रू हो गए, तो आपका सी और डी सीधे सीधे एलिमिनेट हो गया। तो अब देखिए ऑप्शन है बोथ ए एंड आर आर इंडिविजुअली ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बोथ ए एंड आर आर इंडिविजुअली ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक, क्या कह रहा है ये कि दोनों ही ट्रू हैं। ठीक, और ये बिल्कुल इसको करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट गार्जियन है कॉन्स्टिट्यूशन का, गार्जियन है फंडामेंटल राइट्स का। तो आपके पास राइट है कि अगर आपके उस चीज का जिसका गार्जियन सुप्रीम कोर्ट है उसका वायलेशन हो रहा है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट के पास जाके कंप्लेंट कर सकते हैं कि सर माय सो एंड सो राइट हैज बीन वायलेटेड। गेटिंग इट? तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि इफ द बजट प्रेजेंटेड टू द राज्यसभा इज नॉट पास्ड इन द स्टिपुलेटेड पीरियड द बजट प्रपोज्ड आर नॉट अफेक्टेड। ठीक है, अगर जो आपका बजट है, ठीक है, वो राज्यसभा में प्रेजेंट किया गया, ठीक है, और वो पास नहीं हुआ एक स्टिपुलेटेड पीरियड में, एक स्टिपुलेटेड टाइम में, तो जो बजट प्रपोजल है वो क्या होते हैं? वो अफेक्टेड नहीं होते। ठीक है, और रीजन बोल रहा है कि द लोकसभा इज पावरफुल इन फाइनेंशियल मैटर्स देन द राज्यसभा। लोकसभा ज्यादा पावरफुल होती है अगर फाइनेंशियल मैटर में कंपेयर किया जाए एज कंपेयर टू दी राज्यसभा। बिल्कुल, तो देखिए जो बजट है ना आपका, वो बजट राज्यसभा में नहीं सीधे लोकसभा में लाया जाता है। ठीक है, तो बजट कहाँ लाया जाता है? बजट आपका लोकसभा में। तो ये हो गया आपका फॉल्स। ठीक, और रीजन हो गया आपका ट्रू। बिल्कुल, जो आपकी अपर काउंसिल है वो अपर हाउस जो है वो कम पावरफुल और लोअर हाउस ज्यादा। ठीक है, तो लोकसभा जो है वो ज्यादा पावरफुल होती है एज कंपेयर टू द राज्यसभा। तो ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू। तो सीधे सीधे आपको आंसर मिल गया कि ऑप्शन डी आपका आंसर है कि भाई असर्शन इज फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू। गेटिंग इट? बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? देखिए, ये जो असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, ये आपकी नॉलेज चेक करते हैं सीधे सीधे। ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं होता है, इसमें आपको प्रिंसिपल नहीं दिया है, फैक्ट नहीं दिया है, इसमें तो आपके जो थ्योरेटिकल बेस्ड जो चीजें अपन ने पढ़ रखी है ना, वो थ्योरी पूरी की पूरी इसमें क्या होती है? पूरी की पूरी इसमें थ्योरी होती है, और वो थ्योरी आपको लिख के दे दी जाती है। अब आप बताइए कि वो थ्योरेटिकल पॉइंट, वो पर्टिकुलर थ्योरेटिकल पॉइंट सही है या गलत है, ये आपको बताना है। ठीक, तो इसमें ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए आपको अपनी थ्योरी को क्या करना पड़ेगा? बिल्कुल स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। अगर आपकी थ्योरी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी तो आपको कैसे पता चलेगा कि आर्टिकल 32 के अंडर हम कहाँ जाते हैं? हम सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट गार्जियन है। ये सारी चीजें आपको कैसे पता चलेंगी कि बजट कहाँ पेश होता है, फाइनेंशियल मैटर में कौन सा हाउस ज्यादा पावरफुल होता है, प्रेसिडेंट की क्या पावर होती हैं, फंडामेंटल राइट कौन से पार्ट में दिए हैं, डीपीएसपी क्या होती हैं, डीपीएसपी आई मीन जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज हैं, और फंडामेंटल राइट्स में अगर कभी कॉन्फ्लिक्ट होता है तो कौन प्रिवेल करता है, फंडामेंटल ड्यूटीज क्या होती हैं, सिटीजनशिप कौन से पार्ट में दी हैं, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन कब अडॉप्ट किया गया, लॉ डे कब मनाते हैं। तो ये सारी चीजें आपकी लीगल नॉलेज से रिलेटेड है। यहाँ पे ऐसा कोई हलवा नहीं है कि आपने उठाया चम्मच से और खा लिया। ठीक है, इसके लिए आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी जम के, बिल्कुल। क्योंकि देखिए
ये सारी चीजें आपको पढ़कर ही पता चलेंगी, ठीक। ये क्वेश्चंस तो मैंने चलिए आपको यहाँ पे सॉल्व करा दिए, लेकिन जब आपके खुद के एग्जाम में कोई क्वेश्चन आएगा तब तो मैं वहां नहीं रहूंगा आपको सॉल्व कराने के लिए, तो उसके लिए आपको अपनी थ्योरी बहुत स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी, ठीक है, समझ रहे हैं। तो थ्योरी पे बहुत ध्यान दे रहे हैं हमें जितना क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है उतनी ही हमें क्या करनी है, उतनी ही हमें हमारे किस चीज की प्रैक्टिस करनी है, थ्योरी की, क्योंकि 50-50 में इन दोनों का योगदान रहता है क्वेश्चन पेपर में, ठीक है। अगर ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं तो फिर आप क्या करेंगे मुझे बताइए, ठीक। तो बिल्कुल भी हमें हिचकिचाना नहीं है और सारी थ्योरी अच्छे से पढ़ना है, शर्माना नहीं है, ठीक है। और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करनी है और थ्योरी भी। कोई आपसे कहता भी है कि अरे अरे आप थ्योरी क्यों पढ़ रहे हैं, थ्योरी तो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती, उसमें तो क्वेश्चंस आते हैं, है ना, प्रिंसिपल बेस्ड, तो आप उसे बिल्कुल बोल दीजिएगा कि भाई मेरे को पढ़ना है, आप मुझे पढ़ने दीजिए, मैं आपसे मतलब नहीं रखना चाहता या चाहती, ठीक। तो हमें बिल्कुल अच्छे बच्चे बन के रहना है और हमें क्या करना है, हमें थ्योरी को बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक। चलिए बहुत बढ़िया। तो असर्शन कह रहा है कि इन द इवेंट ऑफ वायलेशन ऑफ एनी लीगल राइट द अग्रीव्ड पार्टी इज एंटाइटल्ड टू रिकवर अनलिक्विडेटेड डैमेजेस, ठीक। ये कह रहा है कि भाई अगर आपका कोई भी लीगल राइट, टॉर्ट की बात हो रही है यहाँ पे, वायलेट होता है तो अग्रीव्ड पार्टी क्या रिकवर करती है, अनलिक्विडेटेड डैमेजेस, ठीक है। अनलिक्विडेटेड डैमेजेस कौन से होते हैं, जो पहले से हमें नहीं पता होते, ठीक है, विच आर नॉट प्री कैलकुलेटेड, ठीक, बहुत बढ़िया। रीजन आपका कह रहा है कि, ठीक है, देखिए, और यहाँ पे ये चीज समझ लीजिए कि ये ट्रू है, ठीक, ये हम पढ़ भी चुके हैं टॉर्ट्स में कि टॉर्ट्स में अनलिक्विडेटेड डैमेजेस मिलते हैं, ठीक है। रीजन, द ऑब्जेक्ट ऑफ अवॉर्डिंग डैमेजेस टू द अग्रीव्ड पार्टी इज टू पुट हिम इन द सेम पोजीशन इन विच ही वुड हैव बीन कमिटेड, ठीक है। डैमेजेस आर देयरफॉर असेस्ड ऑन दैट बेसिस, बिल्कुल बहुत सही बात है कि भाई टॉर्ट्स में डैमेजेस क्यों दिए जाते हैं, इसीलिए दिए जाते हैं क्योंकि वो लीगल राइट वायलेट होने से पहले उस इंसान की क्या प्लेस थी, उस इंसान की क्या पोजीशन थी, उसी पोजीशन पे हमें उसे फिर से लेकर के जाना है, उसी पोजीशन पे वी हैव टू पुट हिम इन द सेम पोजीशन अगेन, गेटिंग इट, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो और इसीलिए उसी बेसिस पे डैमेजेस असेस किए जाते हैं और उसी बेसिस पे डैमेजेस क्या किए जाते हैं, उसी बेसिस पे डैमेजेस अवॉर्ड किए जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका डैमेजेस आर देयरफॉर असेस्ड ऑन दैट बेसिस, तो ये भी आपका ट्रू है और ये बात कर रहा है कि किस तरीके के डैमेजेस मिलते हैं और ये बता रहा है कि डैमेजेस क्यों मिलते हैं और डैमेजेस किस लिए मिलते हैं। तो ये जो आपका असर्शन है ना, उसे करेक्टली आपका रीजन एक्सप्लेन कर रहा है। तो आपका यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा कि बोथ असर्शंस एंड रीजंस आर इंडिविजुअली करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, गेटिंग इट, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। और ये रहा क्वेश्चन नंबर 9 आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे, ठीक। चलिए देखिए, ड्यूरिंग इन्फ्लेशन देयर इज इंक्रीज इन मनी सप्लाई एंड राइज इन प्राइस लेवल। इन्फ्लेशन के टाइम पे क्या होता है, मनी की सप्लाई बढ़ जाती है और प्राइस लेवल में राइज आ जाता है, ठीक है। ये कह रहा है आपका असर्शन, ठीक, बिल्कुल सही बात है, यही होता है आपके इन्फ्लेशन में, ठीक है। द राइज इन प्राइजेस इज ड्यू टू शॉर्टेज इन सप्लाई ऑफ एसेंशियल कंज्यूमर गुड्स। बिल्कुल, सप्लाई कब बढ़ेगी, सप्लाई तभी तो बढ़ेगी जब शॉर्टेज आएगी, ठीक, जब शॉर्टेज आएगी तब आपकी सप्लाई बढ़ेगी, सही बात कर रहे। तो क्या यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे असर्शन भी ट्रू है और रीजन भी ट्रू है, और असर्शन में जो चीज लिखी गई है उसे रीजन करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो फिर वही बात कि बोथ ए एंड आर इंडिविजुअली ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 का असर्शन कह रहा है कि X बिकॉज ऑफ अनसाउंड स्टेट ऑफ माइंड एंड नॉट नोइंग द नेचर ऑफ द एक्ट अटैक्स Y। X जो कि अनसाउंड स्टेट ऑफ माइंड में था, उसे एक्ट का नेचर नहीं पता था, क्या कर देता है, Y को अटैक कर देता है।
और वाई अपने सेल्फ डिफेंस में इन ऑर्डर टू वार्ड ऑफ द अटैक, अटैक से बचने के लिए हिट्स हिम देयर बाय इंजरिंग हिम, उसे हिट करता है, उसे इंज्योर कर देता है, ठीक है। वाई हैज नॉट कमिटेड एन ऑफेंस, वाई ने कोई भी ऑफेंस कमिट नहीं किया है, बिल्कुल नहीं किया है, ठीक है। ये चीज ट्रू है, क्यों? क्योंकि आपका प्राइवेट डिफेंस उसने यूज किया है। रीजन बोल रहा है कि वाई हैड अ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट एक्स अंडर सेक्शन 98 ऑफ द इंडियन पीनल कोड, कि भाई वाई के पास क्या है? राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है एक्स के अगेंस्ट अंडर द इंडियन पीनल कोड, बिल्कुल सही बात है, ये भी आपका ट्रू है। और ये जो चीज इसमें दी है इसे करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है आपका रीजन, कि भाई उसने मारा और उसने कोई ऑफेंस कमिट नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि उसके पास प्राइवेट डिफेंस का क्या है? उसके पास प्राइवेट डिफेंस का राइट है, उसके पास प्राइवेट डिफेंस का एक्सेप्शन है कि अगर उस पर कोई अटैक कर रहा है, उसे कोई इंजोर कर रहा है, तो वो अपनी बॉडी, अपनी प्रॉपर्टी, अपने साथ वाले की बॉडी, अपने साथ वाले की प्रॉपर्टी को बचाने के लिए क्या यूज कर सकता है? वो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज कर सकता है, ठीक। क्या यूज कर सकता है? राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज कर सकता है, ठीक। तो फिर वही बात कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू और आर इज करेक्टली एक्सप्लेनेशन दी असर्शन, ठीक। गेटिंग इट? चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, ठीक।